हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। सब्जेक्ट है हमारा आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, तो इसको हम देखने वाले हैं। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है इसको करेंगे प्राचीन भारत में शासन कला, यानी जो प्राचीन भारत था उसमें शासन किस प्रकार से चलता था। ठीक है, उसको हम इसमें देखने वाले हैं और संस्थाओं को समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम पे और हमारी वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएंगे। तो आप हमारी टेलीग्राम में एकलव्य स्नातक वन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। ठीक है, एकलव्य स्टडी पॉइंट, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। एक बार सब्जेक्ट को देखिए, हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं। ठीक है, ये हमारा हिंदी में है। तो इसका आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे, यानी पहला चैप्टर करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, जो हमारे पेपर में आते हैं। वैसे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर कराने वाला हूँ, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जो था उसका जो धम्म का सिद्धांत था इसको पढ़ेंगे। फिर हम राजशाही और जो राज्य शिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत है इसको देखेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं होती थी, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते थे, उसका नेचर क्या होता था, उसकी प्रकृति क्या होती थी, इसको देखेंगे। कौटिल्य के आधार पे जो प्राचीन भारत था उसमें जो राज्य है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेन टॉपिक है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। प्राचीन भारत में शासन कला समझते हैं कि जो प्राचीन भारत था, एंशियंट इंडिया जो था, उसमें जो शासन होता था वो कैसे होता था। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि शासन जो होता था वो एक राजा के द्वारा होता था। ठीक है, यानी कि राजा के द्वारा शासन होता था। राजा का एक मंत्री परिषद होता था जिसमें उसके खास मंत्री होते थे। ठीक है, उनके जरिए वो शासन चलाता था। तो सभी मेन जो होता था सम्राट ही होता था, बाकी का रोल भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, पर मेन जो है वो राजा होता था। अब बात करते हैं कि जो भारतीय राजनीतिक विचार है उसको हमको समझना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये राजा वगैरह जो है आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि जो हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचार है उसको क्यों समझना जरूरी है। जब तक आप राजनीतिक विचार को नहीं समझोगे, वो भी इंडिया के नजरिए से यानी भारत के नजरिए से, तब तक आपको ये जो हम समझाने वाले हैं या जो हम इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको भारत का राजनीतिक विचार देखना है। तो देखिए, प्राचीन भारत में शासन और राज्य की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या समझना है, सबसे पहले हमको समझना है भारतीय राजनीतिक विचार, यानी जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स जो है हमको पहले वो समझना है। अब बात करते हैं हम। देखो, जैसे प्राचीन भारत में शासन कैसे होता था, राजा के द्वारा होता था। और राज्य का मतलब यहाँ पे सत्ता से है। सत्ता में कौन है, सत्ता में भी राजा ही है। तो जो शासन है उसको हमें समझना है, तो उससे पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को हमें समझना पड़ेगा। तो जो कई पश्चिमी विद्वान हैं, ठीक है, जो यूरोप के विद्वान हैं या पश्चिमी देशों के विद्वान हैं, वो भारतीय राजनीति की वास्तविकताओं को समझने का पर्याप्त प्रयास इन्होंने करा ही नहीं। यानी कि जो वेस्टर्न जो थिंकर्स थे, ठीक है, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने भारत को भारत के नजरिए से, भारत में जो रियलिटी थी उसको समझने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। इसलिए भारतीय राजनीतिक अनुभवों को पश्चिमी सिद्धांतों से अलग अपने संदर्भ में समझना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जो बाहर के विद्वान थे उन्होंने भारत को भारत के नजरिए से नहीं समझा, जो भारत में रियलिटी थी उस तरीके से उन्होंने भारत को नहीं समझा। ठीक है, अब ऐसे में हमको क्या समझने की जरूरत है, हमको भारत को समझना है तो भारतीय संदर्भ में समझना होगा, पश्चिमी विद्वानों के नजरिए से नहीं समझना। क्योंकि देखो, पश्चिमी विद्वान जो है वो जिन देशों के विद्वान हैं उन देशों में अलग सिस्टम है, भारत में अलग सिस्टम है। भारत में आपको विविधता दिखेगी, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता दिखेगी आपको। ठीक है, कई जगह पे राजा होते थे, फिर राजाओं में भी कई जगह पे छोटे छोटे प्रांतों में बांटा होता था। तो हर तरह की विविधता आपको भारत में दिखती है। फॉरेन कंट्री में या बाहर उतनी ज्यादा विविधता उस तरीके की नहीं दिखती। तो इसलिए पश्चिमी विचारकों के नजरिए से नहीं समझना, भारत के नजरिए से समझना है। ठीक है, भारतीय विद्वानों के नजरिए से समझना है। तो भीखू पारेख ये एक विद्वान है, इनके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भीखू पारेख जो है इनके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भीखू पारेख जो है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 2010 में कुछ मुख्य तर्क दिए थे, इसको समझते हैं।
इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल क्या लिखा था? द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि जो भारतीय जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, एक आर्टिकल लिखा। और ये क्या बताते हैं समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। ये कहते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत सीमित हैं, यानी पश्चिमी जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो बहुत कम हैं। इनसे हमको भारत के बारे में जानकारी अगर मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, ना के बराबर या फिर बहुत कम, ठीक है। ये कहते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में निर्वंश विज्ञान है, यानी ये केवल पश्चिम के समाजों पे लागू होते हैं, ठीक है। जो पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने जो अपने पॉलिटिकल थॉट्स बताए हैं, जो राजनीतिक विचार बताए हैं, वो इंडिया में, भारत में लागू नहीं हो सकते। वो पश्चिमी देशों में तो लागू हो सकते हैं पर भारत पे लागू नहीं हो सकते, ठीक है। ये कहते हैं इसे हर समाज में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जो पश्चिमी विद्वानों ने बताया पश्चिम में लागू हो सकता है पर सभी समाजों में नहीं हो सकता, क्योंकि सब समाज अलग तरह के होते हैं। फिर ये कहते हैं कि गैर पश्चिमी समाजों में मौलिक राजनीतिक सिद्धांत कम विकसित हुए, यानी जो गैर पश्चिमी राज्य है, गैर पश्चिमी जैसे भारत है वो पश्चिमी में नहीं आएगा तो वो गैर पश्चिमी कहलाएगा, ठीक है। यानी वेस्टर्न के अलावा जो भी राज्य हैं वहां पे जो मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, ओरिजिनल जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बहुत ही कम विकसित हुए हैं। ये कहते हैं कि आधुनिक गैर पश्चिमी समाजों में, यानी आज के समय में आधुनिक जो गैर पश्चिमी समाज हैं यहाँ पे मौलिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो बहुत ही कम प्रतिपादित हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने क्या बताया कि जो पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत है वो बहुत कम है, बहुत सीमित हैं, सब जगह लागू नहीं हो सकते। फिर ये कहते हैं कि जो गैर पश्चिमी जो देश हैं, ठीक है, वहाँ पे जो समाज है वहाँ पे ओरिजिनल जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बहुत कम है, ठीक है, कम विकसित हुए हैं। आगे देखो ये क्या कहते हैं, पारेख के अनुसार समझते हैं भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, यानी इनके अकॉर्डिंग जो भारत के जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पारेख जी बताते हैं कि भारतीय राजनीतिक सिद्धांत जो है वो भारतीय विचारकों के कार्य, भले ही वो भारत में रहते हों या नहीं, अगर उनका दर्शन भारतीय अनुभवों पर आधारित है तो वो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही है। पारेख जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत वो भारतीय विचारक यानी जो इंडियन जो थिंकर्स हैं उनके कार्य, ठीक है, यानी जो इंडियन थिंकर्स हैं बेशक से वो भारत में रहते हो या भारत में बैठकर लिखते हो या फिर हो सकता है कहीं बाहर रहते हो, यानी किसी दूसरे देश में रहते हो वहां से लिखते हो, लेकिन वो भारत के हैं। उन्होंने भारत के समाज को समझाए, उन्होंने भारतीय दर्शन यानी भारत की फिलॉसफी को समझाए, उन्होंने भारत का अनुभव किया है। अगर उस पर आधारित उनका सिद्धांत है तो वो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अगर कोई अंग्रेज है बाहर बैठ के लिख रहा है तो वो भारत के बारे में नहीं समझेगा, क्योंकि उसे भारत की रियलिटी नहीं पता है, भारत का समाज नहीं पता है। लेकिन कोई भारतीय विद्वान है, बेशक से वो दुनिया में कहीं भी बैठ के लिखता है भारत के बारे में, उसको भारत की नॉलेज है, तो वो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारतीय के द्वारा लिखा गया है और भारत के नजरिए से लिखा गया है, ठीक है। ये समझना है, ये बहुत मुश्किल चीजें होती हैं, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलिए, फिर ये कहते हैं सिद्धांतकार नहीं बल्कि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, यानी सिद्धांतकार यानी जो सिद्धांत को, थ्योरी को जो लिखने वाला है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिखने वाले का उतना महत्व नहीं है जितना लिखे हुए कंटेंट का महत्व है। तो देखिए ये कहते हैं कि ध्यान विचारक के जीवन पे नहीं बल्कि उनके राजनीतिक विचारों पर होना चाहिए, ठीक है। विचारक जो है, जो थिंकर है, जो विद्वान है, उसके जीवन पे ध्यान मत लगाओ, बल्कि उसने जो लिखा है, ठीक है, उसका जो राजनीतिक विचार है, उसके जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। आगे ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ये सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो सिद्धांत है वो सिर्फ एक संस्कृति पर आधारित ना होकर व्यापक समझ प्रदान करे, ठीक है, यानी सिद्धांत जो है वो किसी एक कल्चर पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि एक ही कल्चर को दर्शा रहा हो, ठीक है, वो निष्पक्ष होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, यानी सभी कल्चरों के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के 3 आयाम बताए हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के 3 आयाम कौन कौन से हैं? एक तो ये कहते हैं कि वैचारिक आयाम, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, फिर व्याख्यात्मक आयाम जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है यानी एक्सप्लेन वगैरह किया जाता है, फिर मानक या प्रमाणिक, ठीक है, जो प्रमाणिक हो, जो सब मानते हो। तो ये इन्होंने जो भीखू पारेख थे इन्होंने 3 तरीके के सिद्धांत के आयाम बता दिए जो आपको समझने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैचारिक आयाम को। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं को
परिभाषित और विश्लेषित करता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिटिकल थ्योरी में, उसमें हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक अवधारणा, यानी जो पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो शासन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो राज्य का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कानून का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो विधि वगैरह किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट हो, यानी जो राजनीतिक अवधारणा है, जो राजनीतिक कॉन्सेप्ट है, उसको परिभाषित करते हैं और विश्लेषित करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत से हमको क्या पता लगता है, हमने क्या पढ़ा था वहां पे, हमने ये पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत हमें किसी राज्य के शासन को बताती है, किसी राज्य में शासन कैसा चलना चाहिए वो बताती है, शासन चल रहा है तो उसमें क्या कमियां हैं उसको बताती है, उन कमियों को दूर कैसे किया जाता है ये बताती है, राजा को कैसा होना चाहिए, मतलब जो शासक है जो सत्ता में है उसको कैसा होना चाहिए, जनता के साथ क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बताता है राज्य के बारे में, ठीक है, शक्ति के बारे में, अधिकार के बारे में, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमको किससे पता लगता है, राजनीतिक सिद्धांत से पता लगता है। तो ये कुछ कुछ पहली वाली जो हमने बुक करी थी उससे मैच कर गया थोड़ा बहुत, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है व्याख्यात्मक आयाम, यानी इसमें हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उसकी इसमें व्याख्या की जाती है। ये हमको बताता है कि संस्थाएं जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो काम कैसे करेंगी और एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई शासक है, ठीक है, राजा है, राजा ने क्या करा है, एक न्याय के लिए एक संस्था बना दी जिसका काम क्या है, न्याय करना है। यानी जनता के साथ अगर कुछ गलत होता है तो न्याय कहाँ से मिलेगा उसको, उस संस्था से मिलेगा, ठीक है। उसका नाम चाहे अदालत रख दें या XYZ कुछ भी रख दें। तो अब वो जो संस्था है वो कैसे काम करेगी, ठीक है, कैसे काम करती है उसके बारे में बताएगा, कैसे वो संस्था दूसरों से जुड़ी हुई है इसके बारे में बताएगा हमको ये, ठीक है। अब तीसरा आयाम देख लेते हैं जिसको प्रामाणिक आयाम कहा जाता है या फिर मानक कहा जाता है। तो राजनीतिक जीवन में मौजूद व्यवस्थाओं की आलोचना करना या उसकी पक्षधरता करता है। अगर उसमें मान लीजिए किसी व्यवस्था में कोई कमी है तो उसकी आलोचना भी करेगा, अगर किसी व्यवस्था में कुछ अच्छा है तो उसका पक्ष भी रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, यानी क्या सही है और क्या गलत है, क्या बेहतर होना चाहिए, ये सब कुछ हमको यहां से पता लगता है। तो तीन हमने क्या पढ़े, आयाम पढ़ लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप 11th-12th में जो पॉलिटिकल पढ़ के आए हो सकता है मेरे से पढ़े हो, तो वहाँ की पॉलिटिकल साइंस और यहाँ की पॉलिटिकल साइंस में जमीन आसमान का अंतर है। ये आपको बहुत दिमाग लगाने के बाद समझ में आएगी। वहाँ तो बहुत इजी होता था पर यहाँ पे इजी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दो संदेश, ठीक है, दो प्रमुख संदेश। तो इसमें बताया गया है कि पश्चिमी यानी वेस्टर्न और गैर पश्चिमी जो कि पश्चिमी नहीं है, ये राजनीतिक सिद्धांत अलग है। जो पश्चिमी जो विद्वान है, जो अंग्रेजों ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं वो अलग है, और जो बाकी देशों में जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अलग है, एक नहीं है। और पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत को आप हमारे देश में लागू नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारा समाज अलग है वहां से, समझ रहे हो। यही बात आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वही चीज यहाँ पे निकल रही है। आगे देखो, ये कहते हैं कि पश्चिमी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल नहीं है, सब जगह लागू नहीं हो सकता, वो पश्चिमी देशों में ही लागू हो सकता है। आगे देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये भारतीय वास्तविकताओं को भारतीय संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। अगर भारतीय रियलिटी को देखोगे, भारत के समाज को देखोगे, ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों के विचारों को देखोगे, तब आप समझोगे कि भारतीय संदर्भ में हमें समझने की जरूरत है। अंग्रेजों वाला कोई कानून लाके यहाँ पे थोप दो, वो काम नहीं चलने वाला। ये चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। सेकंड पॉइंट देखो, कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत उपकरण है, एक टूल की तरह है। यानी राजनीतिक जीवन की जो जटिलताएं होती है, जो समस्याएं होती है, वो पूरी तरीके से उसको कभी भी समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए हमें नई दृष्टियों की आवश्यकता होती है, खासकर गैर पश्चिमी समाजों के लिए। अब कहने का मतलब है, मान लो कि अंग्रेजों ने कोई राजनीतिक सिद्धांत बना दिया, ठीक है, अब उससे आप दूसरे देशों में लागू भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, वो चलेगा नहीं और वहां के समाज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं, उसको पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता। इसलिए हमें अलग अलग नजरियों से देखना पड़ेगा, अलग अलग दृष्टियों से देखना पड़ेगा, अलग अलग विचारों से देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति और ऐतिहासिक
विकास, यानी जो प्राचीन भारत है उसमें हम राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, उसका ऐतिहासिक विकास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास। अब देखो, अब यहाँ पे ना आप दो चीजें अपने दिमाग में डाल लो, हमेशा आपको ये दिमाग में डालना है, जहां पे भी राजनीति, ये जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, यहाँ पे जो राज्य आ जाता है, इस राज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पे राज्य का मतलब होता है सरकार से। इस राज्य का मतलब वो वाला राज्य नहीं है जैसे हमारा भारत, हमारा देश भारत है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वो राज्य नहीं है यहाँ पे। इस राज्य का मतलब, यहाँ पे राज्य का मतलब किसी प्रांत से नहीं बल्कि सरकार से है। अब सरकार किसकी है? मान लो अगर राजा की सरकार है तो वो उसका मतलब राजा से है, कोई सम्राट है तो इसका मतलब सम्राट से है, या मान लो कई लोगों का शासन है तो वो उससे है, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार और सत्ता से होता है। ठीक है, तो यह हमेशा दिमाग में डाल लेना, पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक अलग भाषा होती है, यहाँ पे शब्दों का अपना अलग मतलब हो सकता है। ठीक है, तो राज्य का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं, प्राचीन भारत में जो राज्य, यानी प्राचीन भारत में जो सरकार थी और जो राजनीतिक संस्था थी, ठीक है, उनके विकास को समझते हैं। तो प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की शुरुआत का एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कब राजनीतिक जो संस्थाएं उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो कुछ सबूत मिले हैं, जो कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें जो कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है, उसमें जो ऐतिहासिक अवशेष है उसके विकास के बारे में हम थोड़ा थोड़ा मतलब समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4000 BC, यानी 4000 ईसा पूर्व में लगभग लगभग अप्रोक्स में, ठीक है, भारतीय जो संस्कृति थी इसका आरंभ का अनुमान लगाया जाता है और इसको संहिता युग कहा जाता है। यानी इस युग को क्या कह दिया, 4000 BC के आसपास माना जाता है कि यहाँ से जो भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, इसकी शुरुआत हुई है और इसे संहिता युग कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कह दिया गया, संहिता युग कह दिया गया। तो ये हमने समझा। आगे देखते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता और प्रारंभिक राजनीतिक विकास देखते हैं। आज से 4-5 हजार साल पीछे चले जाते हो आप तो आपको हड़प्पा सभ्यता दिखेगी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो अवशेष बताते हैं कि ये एक उन्नत नगर सभ्यता थी, यानी इस समय में जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक बेहतरीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ठीक है, ये हमें पता लगता है। और उसी समय में जो मिस्र था, सुमेर जैसी जो समकालीन सभ्यता थी, उनके साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। जैसे भारत में मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता थी, एक ऐसे ही मिस्र में कोई सभ्यता थी, सुमेर में कोई सभ्यता थी, तो भारत के इनके साथ क्या होते थे, व्यापारिक संबंध होते थे, रिलेशन होते थे। ठीक है, सांस्कृतिक संबंध भी होते थे, क्योंकि हमारी हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं वहां मिली और वहां की वस्तुएं कुछ यहाँ पे मिली है, जिससे पता लगता है कि आपस में व्यापार और एक्सचेंज था। फिर 2000 BC के आसपास आते हैं तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। ठीक है, अब कारण जो है अस्पष्ट है, यानी कारण एग्जैक्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्यों समाप्त हो गई नहीं पता, किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, फिर बाद में वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता में भी राजनीतिक संस्थाएं आती है, लेकिन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, अब यहाँ पे तो कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ जो विद्वान मानते हैं। विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का कारण है बाढ़, बाढ़ आई और खत्म हो गया। कोई विद्वान कहता है कि भाई भूकंप आ गया, भूकंप से सभ्यता नष्ट हो गई। कोई कहता है अकाल पड़ गया, अकाल की वजह से ऐसा हो गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियों ने मार्ग बदल लिया। ठीक है, जैसे नदियां जो मार्ग बदलती है तो तबाही ला देती हैं, इसलिए हो गया। अकाल आ गया इसलिए हो गया, बाढ़ के कारण हो गया, ठीक है, भूकंप के कारण हो गया। कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमण, यानी बाहर का आक्रमण हो गया, आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, हालांकि बुक में आपके उतना नहीं है लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट बता दिए क्योंकि आप 12th पढ़ के आए हो तो आपने 12th में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, प्राचीन समय में संस्थाएं जो थी उसका कुछ खास सबूत नहीं मिला है। फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना पढ़ा कि नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब हम हड़प्पा के बाद बात करते हैं वैदिक सभ्यता, यानी जो वैदिक पॉलिटी है इसको समझते हैं, यानी इंडो आर्य राजनीतिक संरचना के रूप में इसको देखते हैं। तो देखिए, कुछ सबूत ऐसे उपलब्ध है जो बताते हैं कि जो इंडो आर्य समाज है, यहाँ पे क्या था, किंगशिप था, यानी यहाँ पे राजतंत्र होता था, राजा का शासन होता था, यानी एक राजा होता था और राजा के द्वारा क्या चलाया जाता था, शासन चलाया जाता था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा है। आगे चलते हैं, राजा का शासन एक या कई स्तर पे चलता था। हो सकता है एक सेंटर में ही राजा हो वही शासन चलाए, या फिर हो सकता है राजा, राजा के नीचे और भी कई राजा रहे हो वो शासन चलाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चलता था। जो वैदिक युग है, वैदिक समाज है, इसमें राज्य को आधुनिक राजनीतिक अर्थों में नहीं समझा जा सकता क्योंकि वहां पे व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल अलग थी। ठीक है,
और इन्हें बांधने वाला मुख्य सिद्धांत धर्म होता था। धर्म के आधार पर ही शासन होता था। वैदिक सभ्यता में सनातन हिंदू धर्म जो है वो महत्वपूर्ण था और सनातन धर्म के हिसाब से ही शासन यहाँ पे चलता था। ठीक है, फिर राजा, राजा शब्द की व्याख्या कैसे कर सकते हो? तो राजा शब्द जो है संस्कृत के राज धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है प्रसन्न करना यानी खुश करना या फिर शासित करना, किसी को अपने शासन में रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि राजा जो है, राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता को सुखी रखे, यानी अपनी जनता को प्रसन्न रखे, खुश रखे, जनता के लिए काम करे, उनकी समस्याओं को दूर करे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आने दे, वो राजा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है वैदिक राष्ट्र की अवधारणा। तो देखिए, राष्ट्र को हम एक प्रादेशिक इकाई मान सकते हैं जिसमें कबीले, जनजाति, परिवार वगैरह सब रहते हैं। मान लीजिए ये एक इकाई है, ये पूरा एक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कई सारी कबीले रहते हैं, कई सारी जनजातियां रहती हैं, कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे परिवार रहते हैं। इस तरीके से लोगों की जनसंख्या से मिलके एक राष्ट्र बन गया। और परिवार, कुल, जन, परिवार, परिवार से फिर कुल बना, फिर जन बना, पूरा मतलब एक जनता बन गई, और फिर राष्ट्र, और इसी क्रम में ये सारे राजनीतिक समूह जो हैं वो बने, ऐसा माना जाता है वैदिक काल में। फिर वैदिक राजशाही, जब वैदिक सभ्यता में जब राजाओं का शासन होता था उस समय में भगवान इंद्र, वरुण देव, ऐसे जो देवता थे ये मतलब माने जाते थे, महत्वपूर्ण देवता होते थे, और राजा को इनके समान बलशाली माना जाता था। ठीक है, राजा को क्या वरुण देव और इंद्र देव जैसा माना जाता था, उनके समान माना जाता था, उनकी तरह ताकतवर माना जाता था। ये वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो वैदिक काल आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताते चलूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। अब मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना जरूरी है कि वैदिक काल कब था, कैसे था, क्या क्या हुआ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखिए, वैदिक काल जो है ये माना जाता है कि 1500 से 500 बीसी के आसपास का समय है। कुछ किताब में आपको 1500 से 600 बीसी भी दिख सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, अप्रोक्स में होता है ये। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता। फिर वैदिक काल को दो हिस्सों में बांट देते हैं आसान बनाने के लिए। ठीक है, आसान बनाने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो बांट दिया 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 से 1000 बीसी के आसपास का टाइम बांट दिया। इसको बोला जाता है प्रारंभिक वैदिक काल। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक युग, या फिर इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। अब आप कहोगे ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वेद जो है, जो पहला वेद है, उसकी जो रचना हुई थी वो इसी समय हुई थी, इसलिए इसका नाम ही दे दिया ऋग वैदिक काल। तो आप प्रारंभिक की जगह ऋग वैदिक याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा। फिर दूसरा जो है वो टाइम है 1000 से 600 बीसी के आसपास। इसको कई किताब में 500 बीसी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जो भी हो आप इसे देख लीजिए। इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यानी बाद का वैदिक काल, जो बाद के जो वेद हैं वो इसी समय में रचे गए थे। ठीक है, तो ये याद है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था तो यहाँ पे सिस्टम अलग था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें कमियां आने लगी, और उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा कमियां आ गई थी, सिस्टम बिल्कुल बदल चुका था। यानी जो व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ पे काफी कुछ बदल चुकी थी। समाज में यहाँ पे बहुत ज्यादा कुरीतियां भी आने लगी थी, पहले इतनी कुरीतियां नहीं होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आपको इतना पता रखना है। आगे चलते हैं। वैदिक राजशाही की दो प्रमुख सीमाएं, यानी वैदिक सभ्यता में जो राजशाही थी, जो राजा का शासन था, उसकी कुछ कमियां भी थी। तो क्या सीमाएं हो सकती हैं, क्या कमियां हो सकती हैं, ये देखिए। तो ऐसा कहा जाता है कि राजशाही जो थी वो वंशानुगत नहीं थी, यानी शुरू में राजशाही जो थी, राजा का शासन जो था वो वंशानुगत नहीं था। प्रारंभिक काल में राजा का चुनाव होता था और वो वंशानुगत नहीं होता था। यानी ये मत सोचना कि जैसे राजा है तो कल को उसका बेटा जो है, पुत्र जो है वो राजा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसका पुत्र जो है वो राजा बन जाएगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं होता था शुरू में। ठीक है, प्रारंभिक काल में राजा का चुनाव होता था। अब राजा को कैसे चुना जाता था ये नहीं पता, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो चुनाव प्रक्रिया का विवरण क्लियर नहीं है कि कौन चुनता था, कैसे चुनता था, वोट कौन देगा, कैसे उसको बनाया जाएगा राजा, किसको बनाया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में राजा के निर्वाचन के जो संकेत मिलते हैं, यानी ऋग्वेद और अथर्ववेद में ऐसी कुछ संकेत मिले हैं जिससे पता लगता है कि राजा का निर्वाचन किया जाता था, वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, बाद में उत्तर वैदिक काल में राजशाही वंशानुगत हो गई। ठीक है, अब देखो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से समझना है। आप दोबारा समझो, बिल्कुल आसान हो गया। जो इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, यहाँ पे जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था, यानी राजा का चुनाव होता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होने लगा, राजा का पद जो था वंशानुगत होने लगा।
यानी अब राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी यहाँ पे राजा का पुत्र जो है वो भी राजा ही बनेगा, ठीक है, जो पुत्र है वो भी राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा। ऐसा उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ। यही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बांट के पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा। आगे चलते हैं। फिर राजा की जो शक्ति है, ताकत है, पावर जो है वो सीमित थी, यानी राजा बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था। अब ये मत सोचना राजा है तो जो दिल करेगा वो कर देगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। सभा और समिति इनके द्वारा नियंत्रित था, यानी जो शासन होता था वो सभा और समिति के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। अब देखो, राजा की शक्ति जो है इस पे दो संस्थाएं कंट्रोल करती थी, एक सभा हो गई और एक समिति हो गई, ठीक है। सबसे पहले हम समिति को देखते हैं। तो समिति क्या है? समिति जो है वो आम जनता की विधानसभा, यानी आम लोग इसमें शामिल रहते थे, ठीक है। राजा के चुनाव में भी ये भाग लेती होगी कि राजा किसको बनाना है, यही डिसाइड करते होंगे। इससे संप्रभु विधानसभा जैसा दर्जा मिला हुआ था। तो ये तो हो गई समिति। नेक्स्ट है हमारा सभा। अब सभा जो है इसमें जो मेन लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी परिषद होती थी। इसमें कुलीन वर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। राजा को प्रशासनिक और नीतिगत सलाह देते थे, राजा को प्रशासन कैसे चलाना है और उसको सलाह, मतलब एक तरह से मंत्री का काम करते थे ये। ब्राह्मण और कुलीन लोग जो हैं ये इसके मुख्य सदस्य होते थे। कुलीन मतलब अमीर लोग, अभिजात लोग, ठीक है। विदत, विदत एक तीसरी संस्था थी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। धार्मिक, सामाजिक और युद्ध संबंधी कार्यों के लिए विशेष सभा होती थी, ठीक है। ये स्थायी संस्था नहीं थी। तो विदत जो है मैं आपको अलग बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने सभा पढ़ा, समिति पढ़ा, ये कंट्रोल करते थे। तीसरा विदत था, ये ना एक टेम्परेरी है। वैसे ही आप इसको तीसरा संस्थान मान लो, पर ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी मतलब जैसे मान लो कोई धार्मिक, कोई सामाजिक या कोई युद्ध से रिलेटेड कोई काम है, कोई है, तो ये सभा बुलाई जाएगी। ये संस्था स्थायी नहीं थी, विशेष अवसर पर बनाई जाती थी। जैसे मान लो वैदिक युग में ऐसा था, कभी कल को युद्ध हो जाए तो एकदम से सभा बनाई जाएगी, उससे सलाह वगैरह जो भी लेना है वो काम करेगी, ठीक है। जब युद्ध खत्म, सब कुछ हो गया, तो उसको हटा दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक राज्य को आधुनिक राज्य से अलग क्यों माना जाता है भाई, आज के समय से और उस समय को अलग क्यों माना जाता है? तो आधुनिक राज्य कहा जाता है 16वीं शताब्दी में जो यूरोप का उत्पाद है, यानी यूरोप के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि ये काल है, इसके बाद का समय आधुनिक काल में माना जाएगा, ठीक है। इसमें कानून होता था पूरा प्रॉपर, संसद होती थी, संस्थाएं जो होती थी वो स्पष्ट होती थी। लेकिन वैदिक काल में ये होती थी सभा समिति के रूप में, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जानकारी मिली है, इसलिए उसको आधुनिक काल नहीं माना जाता है, ठीक है, वैदिक काल को। फिर वैदिक राष्ट्र जो था वो धार्मिक सामाजिक ढांचे पे आधारित था। धर्म सबसे इंपॉर्टेंट था, धर्म के हिसाब से शासन होता था, ठीक है, पहले के समय में। इसलिए इसकी तुलना जो है वो आधुनिक कल्याणकारी राज्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कल्याणकारी राज्य है, जो आधुनिक राज्य है, वो जनता के कल्याण का काम करता है और वो धर्म के हिसाब से कंट्रोल नहीं होता, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। फिर भी जो क्षेत्र है, जो लोग हैं, जो किले हैं, जो सरकार जैसी जो बुनियादी धारणाएं हैं, वो कहीं ना कहीं वैदिक राज्य में थी। बेशक से वैदिक राज्य को आप आधुनिक राज्य नहीं मानते, लेकिन वहाँ पे क्षेत्र होते थे, लोग होते थे, वहाँ पे किले होते थे, सरकार होती थी, जैसे सभा समिति ये सब होती थी, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है। धर्म कहीं ना कहीं कंट्रोल करता था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश द्वारा प्राच्य निरंकुशता का की आलोचना। अब देखो, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने वैदिक सभ्यता को के बारे में क्या लिखा है समझिए। अंग्रेज कहते हैं कि भारत में तानाशाही है, यानी भारत में जो वैदिक सभ्यता में जो शासन था वो तानाशाही वाला था, क्योंकि राजा था, राजा का शासन था और राजा तानाशाही रहता था, ऐसा इनका मानना है। ये कहते हैं कि एशिया में तो कोई कानून ही नहीं था, यहाँ पे कोई संपत्ति का अधिकार ही नहीं था, जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार ही नहीं था। पहले भारत में जो शासन चला है, राजाओं के द्वारा जो शासन चला है, उसमें इन्होंने, अंग्रेजों ने ऐसा कहा है, यानी जो ब्रिटिश जो विद्वान है उन्होंने इस तरीके का कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। हेगल, हेगल जो है ये एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा है समझिए। हेगल कहते हैं कि हिंदुओं के पास लोग हैं, यानी हिंदुओं के पास जनता है, लेकिन कोई राज्य नहीं। राज्य का मतलब कोई सरकार नहीं है, ठीक है। अब सरकार से मतलब क्या है? सरकार वो सरकार हो जो जैसे आज के समय में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री होते हैं, उनके पास शक्तियां होती हैं, संस्थाएं होती है, संस्थाओं के पास शक्तियां होती हैं, उस तरीके का शासन को कह रहे हैं ये। यानी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के पास लोग हैं लेकिन राज्य नहीं है, यानी सरकार नहीं है। ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण था जो भारतीय शासन पर आधारित गलत धारणाओं पर टिका हुआ था। ये किसका नजरिया है? औपनिवेशिक, यानी ये अंग्रेजों का नजरिया है, जो हमारे यहाँ पे शासन व्यवस्था को एक गलत नजरिए से देखते हैं। यानी इनको लगता है कि भाई अंग्रेज जो आए थे इन्होंने ही विकास करा, इससे पहले तो
यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ ना राज्य था, ना यहाँ कोई शासन था, ना इनकी कोई शासन व्यवस्था थी, उल्टा पुल्टा था सब कुछ, ऐसा अंग्रेज मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, अशोक का शासन देखो, अशोक के समय में भी बेहतरीन शासन व्यवस्था थी, न्यायपालिका हो गई, प्रशासन हो गया, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस अंग्रेजों के आने से पहले भी भाई बहुत सारे हिंदू शासक रहे हैं जिन्होंने अच्छा शासन चलाया है, पूरा सिस्टम से चलाया है। तो ऐसा अंग्रेज अगर कहते हैं तो ये गलत था। ठीक है, इनका जो नजरिया था वो इनके अंग्रेजों के नजरिए से होगा, ये सही भी मानते होंगे, पर भारत के हिसाब से ये एग्जैक्ट सही नहीं बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजशाही और शासन कला। ठीक है, इसको देखते हैं। तो वैदिक कालीन ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक स्रोतों में भी राज्य की अवतारणा दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप वैदिक ग्रंथों को एक बार साइड में कर दो तो अन्य भी जो साहित्यिक स्रोत देखोगे तो उसमें भी आपको राज्य का कॉन्सेप्ट दिखेगा, जिसमें संहिता जो है, संहिताएं जो लिखी मिली है वो भी मेन मानी जाती हैं। संहिता के चरण के बाद देखें तो 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व के उपरांत भी हम देखें तो जो ब्राह्मण ग्रंथों का युग था, ब्राह्मण ग्रंथों में भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, जो राज्य की व्यवस्था है उसमें भी देखने को मिलती है। फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है, इस चरण की जो सामाजिक राजनीतिक संस्था है, इसको जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि इस समय में कैसा शासन था, कैसी सामाजिक और कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, वो इन ब्राह्मण ग्रंथों से पता लगता है। ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है शतपथ, ठीक है, ऐतरेय और तैत्तिरीय। तो ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके ये नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण और महाभारत अगर आप देखते हो तो ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, इसमें भी राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके अलग अलग सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो महाभारत काल में भी राजा का शासन था, रामायण काल में भी आपको राजाओं का शासन मिलता है। वो जानकारी मिलती है कि राजा होते थे, पूरा उनका मंत्री होते थे, बड़े बड़े दरबार होता था और कैसे वो शासन चलाते थे, बेहतरीन शासन चलाते थे। तो वो चीज़ें तो हमें पहले से हमारे ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो अंग्रेज कैसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं थी कुछ भी। ठीक है, यही आपको समझना था। तो देखिए, इस काल की 2 अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। सबसे पहला क्या है कि मजबूत राजशाही शक्ति का युग और सभा और समिति का पतन। यानी पहला बताता है कि मजबूत राजशाही, एक मजबूत राजाओं का शासन था, ठीक है, उनकी वही शक्तिशाली होते थे, ठीक है, और वही शासन चलाते थे। सभा और समिति जो थी धीरे धीरे इनका पतन हो रहा था। दूसरा विचार ये कहता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सरकार के गणतांत्रिक रूपों का उदय हुआ। ठीक है, अलग प्रकार की सरकारें आने लगी और नया सिस्टम यहाँ पे लागू होने लगा था। इस चरण में राजनीतिक केंद्र जो था वो कौन सा था, गंगा घाटी क्षेत्र, गंगा का जो क्षेत्र होता था, ये महत्वपूर्ण राजनीतिक चरण था। इसमें पंजाब का क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पे पंजाब क्षेत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य सभ्यता है, इसका विवरण प्रदान करने वाला जो मुख्य ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद से ही आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, बाद के ग्रंथ जो है वो अलग है, तो ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और सभा और समिति जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजा होता था, राजा कंट्रोल्ड होता था, वंशानुगत पद नहीं होता था, राजा को कंट्रोल करती थी सभा और समिति, हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो ये ऋग्वेद से जानकारी मिली है। ठीक है, सभा और समिति के स्थान पर मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई और प्रशासन अधिक केंद्रीकृत हो गया। यानी कि क्या हुआ, सभा और समिति के बाद में फिर मंत्री परिषद नियुक्त किया जाने लगा। और मंत्री परिषद मतलब कई सारे मंत्रियों का एक समूह होता था और वो राजा को काम करने के लिए सलाह वगैरह देते थे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ग्राम स्तर पर यानी गांव के लेवल पे ग्राम प्रधान भी नियुक्त होने लगे और जो राजा को मनोनीत सदस्य था, ठीक है, राजा के द्वारा मनोनीत सदस्य होता था, यानी राजा के द्वारा मान लीजिए उसको ग्राम का जो प्रधान वगैरह है वो नियुक्त किया जाता था। ये बाद के समय में धीरे धीरे ऐसा होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये ऐत्रेय जो है ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि उस युग में प्रचलित विभिन्न प्रकार की जो राजनीति थी उसको वर्गीकृत या उल्लेखित किया है। ठीक है, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ क्या बताता है कि उस युग में जो भी मतलब राजनीति थी उसको अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है इस ग्रंथ में। तो सबसे पहला जो है पूर्वी केंद्रित साम्राज्य। ठीक है, ये बताता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य नहीं था जिनमें केवल एक राज्य का वर्चस्व हो, ये राजशाही का संयोजन या संघीय साम्राज्यवाद था। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये बताता है कि जो पूर्वी केंद्रीय साम्राज्य था ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत साम्राज्य नहीं था और इसमें केवल एक राज्य, ठीक है, एक राजा का वर्चस्व नहीं था, यानी एक राजा हो वो ही पूरे में शासन चलाए, ऐसा नहीं था।
बल्कि यहाँ पे संघीय लेवल पे साम्राज्यवाद था। कहने का मतलब है कि भाई राजा था लेकिन संघीय लेवल पे, ठीक है, अलग मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से शासन चलता था, एक ही राजा सब कुछ कंट्रोल नहीं करता था, इस प्रकार से बताया जा रहा है। फिर मध्य देश की बात करें तो जिसमें कुरु आ जाता है, पांचाल आपने पढ़ा होगा, ये मुख्य रूप से राजशाही पे आधारित था, ठीक है, ये पूरी तरीके से राजशाही पे आधारित था, राजा होते थे, राजाओं का शासन होता था और वहां पे पूरी व्यवस्था राजा के द्वारा चलाई जाती थी। फिर हिमालय से परे जो उत्तर के क्षेत्र हैं, ठीक है, उत्तर का जो कुरु हो जाएगा, उत्तर का जो मद्रास है, इसमें क्या था, इसमें राज्य जो है जिसका अर्थ है जो संप्रभुता राजा रहित है, ठीक है, जो संप्रभु है और राजा रहित है। अब रहित और सहित दो वर्ड होते हैं। रहित का मतलब होता है बिना, यानी राजा के बिना है, यानी हिमालय से उत्तर का जो क्षेत्र है, जो उत्तर कुरु और उत्तर मद्रास है, ये राजा यानी यहाँ पे राजा के बिना है, ये राज्य ऐसा है जहाँ पे राजा ही नहीं है, ठीक है, राजा रहित है। फिर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कुछ राज्यों में स्वराज्य प्रकार की राजनीति थी, ठीक है, अलग प्रकार की राजनीति थी, स्वराज था, लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता था। फिर दक्षिण में सतवंतों में देखें तो यहाँ पे भुज प्रकार की राजनीति थी। भुज का मतलब क्या होता है, गैर वंशानुगत नेतृत्व, यानी जो नेतृत्व करेगा फिर बाद में उसका पुत्र नहीं करेगा, वंशानुगत नहीं है, इसका मतलब है सर्वोपरि शासन भी हो सकता है, यानी सबसे बेहतरीन सबसे ऊपर वाला शासन इसको मान लो। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ठीक है, ये बताता है कि पूरे भारत में अगर हम देखें अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रकार से शासन था। कहीं पे एक राजा बहुत मजबूत होता था, वो शासन चलाता था, तो कहीं पे राजा के नीचे भी राजा होते थे, ऐसे शासन चलाते थे। कहीं पे राजा ही नहीं होता था, फिर भी शासन चलता था, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के थे। कहीं पे राजा का पद तो होता था लेकिन वो वंशानुगत नहीं होता था। तो ये सारी बातें आपको बताई गई है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो देखिए प्राचीन भारत में राज्य की खासियत विशेषता क्या है। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राज्य वैसा नहीं था जैसा आपको 17वीं और 18वीं सदी के जो यूरोपीय आधुनिक राज्य से मिलता है। यूरोपीय समय में, अंग्रेजों के समय में जो राज्य था, प्राचीन समय में ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। पश्चिमी जो व्यक्तिवादी दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, जो फिलोसफर हैं, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, ठीक है। पश्चिमी जो व्यक्तिवादी दार्शनिक है वो क्या कहते हैं, राज्य को बुराई मानते हैं, यानी राज्य जरूरी तो है पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बोझ भी है। ये कहते हैं कि राज्य जरूरी है क्योंकि भाई किसी भी देश में शासन चलाना है तो राज्य जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों की स्वतंत्रता को कंट्रोल करता है, स्वतंत्रता पे कमी लाता है, ठीक है। ये कहते हैं कि प्राचीन भारत में राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं था, यानी राज्य का मतलब, सरकार का मतलब केवल कानून मत समझिए, बल्कि धर्म की रक्षा करना, धर्म के मार्ग पे समाज का संचालन करना भी होता था। यानी ये धर्म की रक्षा भी करेंगे और धर्म के हिसाब से समाज को चलाने की कोशिश करते थे। इसलिए प्राचीन भारत में राज्य जो है वो धर्म और नैतिकता और सुरक्षा वगैरह का साधन माना जाता था, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत में ऐसा राज्य होता था, धर्म मेन होता था, धर्म के हिसाब से राज्य शासन चलाता था। ये बातें आपको बताई जा रही है। फिर धर्म का राज्य का संबंध, ठीक है, धर्म और राज्य का संबंध। राज्य को धर्म के प्रचार और संरक्षण का साधन माना जाता था, यानी राज्य का मतलब सरकार से, सरकार जो है वो धर्म का प्रचार करेगी और धर्म का संरक्षण करेगी, ठीक है। राजा को धृतवृत्त या धर्मपति कहा जाता था। और पवित्र कानून, ठीक है, यानी धर्म का रक्षक माना जाएगा, राजा को धर्म की रक्षा करेगा, वो धर्म को बढ़ावा देगा, नैतिकता और शिक्षा को संरक्षण देगा, ठीक है। समाज में लोग नैतिकता बनाए, मतलब नैतिकता के मार्ग पे चलें, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें, ये सारी चीजें देखेगा राज्य, और शिक्षा को संरक्षण देगा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में राजा को धर्मपति कहा गया है, यानी जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राजा को धर्मपति, धर्म का रक्षक माना गया है। इसमें राज्य का उद्देश्य बताते हैं कि लोगों की जो भौतिक, यानी लोगों का जो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, उसके लिए उन्नति और नैतिक आध्यात्मिक का विकास करना है। यानी राज्य का उद्देश्य होता था कि लोगों को सुख सुविधाएं मिल सके, वो अच्छा जीवन जी सके, ठीक है। इसके अलावा वो उन्नति कर सके, तरक्की कर सके, और नैतिक रूप से भी वो सही हो, आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ, धर्म, मोक्ष, माया, इन सब चीजों में भी धर्म और मोक्ष जो है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता था, ठीक है। धार्मिक एक तरह से मतलब शासन जो होता था वो धार्मिक तरीके से चलाया जाता था। ऐसी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि प्राचीन भारतीय राज्य जो है वो कल्याणकारी था, व्यक्ति और समाज दोनों के पूर्ण विकास के लिए काम करता था, और धर्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता था धर्म का। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है राजा, राजा का जो व्यक्तित्व है, राजा की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में
राज्य ने राजा के माध्यम से खुद को व्यक्त किया। कैसे? ये कहते हैं कि राजा जो है वो राज्य का प्रतिनिधियों का पूरे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, और राज्य की उत्पत्ति की चर्चा जो है वो राजशाही की उत्पत्ति से की चर्चा से होती है। ठीक है, उस समय में राजा बहुत महत्वपूर्ण होता था, राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था। राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वो अपनी जनता की रक्षा करेगा, जनता के लिए काम करेगा, प्रजा के सुख में उसका सुख है, प्रजा के दुख में उसका दुख है, इस तरीके से राजा को माना जाता था। ठीक है, फिर मनु और कौटिल्य आदि जब राज्य शक्ति की बात करते हैं तो वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से ही बन पाता है, यानी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी राजा से ही जोड़ के देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजशाही की उत्पत्ति पर अलग अलग विचार। अब राजशाही की उत्पत्ति कैसे हुई, ये राजा वाला सिस्टम राजतंत्र कैसे आया, इस पे अलग अलग विचार हैं। वर्मा जी का दृष्टिकोण देखते हैं। ये कहते हैं राजशाही की उत्पत्ति जो है वैदिक काल से हुई थी। वैदिक काल में राजा होते थे, राजाएं होती थी, सभा और समिति होती थी, वहां से हुई है। ठीक है, तो उस समय क्या था, परिवार, फिर कुल, फिर जनजातियां, फिर गांव, फिर पूरा राष्ट्र, इस तरीके से बना है। और इसी एकीकरण की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं राजा नाम की जो संस्था है वो सामने आई है। ठीक है, क्योंकि जब परिवार थे, धीरे धीरे समुदाय बना, फिर पूरा एक बड़ी जनसंख्या बनी, फिर एक राज्य, एक राष्ट्र बन गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजा का कॉन्सेप्ट आया कि राजा उसकी रक्षा करेगा, राजा एक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कानून का दृष्टिकोण। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि राजशाही जो है शुरू में जादूगरों या पुरोहितों के दुरुपयोग से पैदा हुई है। कुछ जादूगर, कुछ पुरोहित ऐसे होते थे, उनके उनके कारण, उनके गलत कार्य की वजह से ये राजा वाला सिस्टम आया है, जिन्होंने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली और राजा बन गए, खुद ही राजा बन गए, यानी लोगों को कहीं ना कहीं अपने वश में किया, लोगों पे अपना कंट्रोल किया, और धीरे धीरे वो राजा बन चुके थे। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं, तो अलग अलग विचार है। फिर हॉपकिंस जो है, इनका देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजा जो है वो अभिजात वर्ग से आते हैं। ठीक है, एलाइट वर्ग, यानी कि जो पैसा वाला वर्ग होता है उससे आते हैं। नायक, योद्धा, सेना के कमांडर, यानी सैन्य शक्ति के आधार पर राज्य सत्ता का निर्माण करते हैं। राजा जो है वो अभिजात वर्ग से होते हैं, वो सेना बनाते हैं और सेना के माध्यम से कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने शासन चलाते हैं। लेकिन एक बार राजा की संस्था अगर स्थापित हो गई, एक बार राजा ने कंट्रोल पा लिया किसी क्षेत्र में, तो राजा फिर राज्य और उसका पद राज्य का केंद्र बन जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है एक बार अगर किसी ने सत्ता स्थापित कर ली, किसी भी राजा ने, तो वो वहां का प्रमुख हो जाता है, वहां का मुख्य हो जाता है, और उसका पद जो होता है वो मेन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण के समय में अगर हम राज्य का महत्व देखें तो रामायण में क्या बताया गया है, इसमें बताते हैं किसी राजा के बिना, राज्य के बिना की स्थिति। कहने का मतलब है किसी राजा के बिना कोई राज्य आप सोच सकते हो, यानी कोई ऐसा प्राचीन काल में कोई ऐसा क्षेत्र सोच सकते हो जहां पे कोई राजा ना हो, राजा नहीं होगा तो शासन कैसा होगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया रामायण में। रामायण कहता है कि राजा के बिना राज्य कैसा होगा, सोचिए। तो राजा के बिना राज्य ऐसा होगा जैसे बिना पानी के नदी। अब आप सोचो, क्या बिना पानी के कोई नदी आप सोच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो ऐसे ही बिना राजा के कोई राज्य नहीं हो सकता, ये बताया जा रहा है, यानी राजा का महत्व बताया जा रहा है। आप सोचो, बिना बिना पेड़ पौधों के कोई जंगल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या बिना चरवाहे के बिना गाय कैसे लगेगी? तो ऐसे ही बताया कि बिना राजा के राज्य बिल्कुल भी साबित नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि राजा राजा जो है वो प्रजा को धर्म के मार्ग पर ले जाता है, प्रजा के लिए माता पिता जैसा होता है। बिल्कुल, मतलब राजा जो है वो प्रजा को धर्म के मार्ग पे ले जाएगा, उनके माता पिता की तरह है, अच्छे बुरे में भेद करने वाला है। ठीक है, और राज्य की रक्षा करने वाला कौन होता है? राजा होता है। तो राजा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि प्रजा को धर्म के मार्ग पे ले जाएगा, प्रजा के सुख दुख के लिए काम करेगा, उनके माता पिता की तरह काम करेगा, उसके भले भले बुरे को वो समझेगा। ठीक है, तो ये रामायण में बताया गया है कि राजा का क्या कर्तव्य, क्या महत्व है। फिर महाभारत में भी बताया गया। महाभारत में क्या बताया गया, देखिए, महाभारत कहता है, महाभारत मतलब कहती है कि बिना राज्य वाले, मान लो ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें राज्य ना हो, यानी कोई सरकार ना हो, कोई राजा ना हो, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई राजा ना हो, तो वो कैसा होगा? वो अराजक होगा। इन्होंने बोल दिया बिना राजा वाला कोई क्षेत्र है तो वो अराजक होगा, वो बिल्कुल बेकार होगा, वहां पे कोई धर्म नहीं होगा, लड़ाई झगड़े दंगे कुछ भी होता रहेगा, वो अच्छा नहीं होगा। यानी बिना राजा के ये भी राज्य को अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, अब ये राज्य का उद्देश्य बताते हैं। कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी ये चार पुरुषार्थ हैं, इसकी प्राप्ति में मदद करेगा। अगर राज्य होगा तो ये सारे पुरुषार्थ मिल जाएंगे, अगर राज्य यानी राजा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर पौराणिक राज्य के तीन आधार, जो पौराणिक राज्य होते थे
उसके 3 मुख्य आधार हैं, एक है वार्ता, एक है धर्म और एक है दंड। ठीक है, वार्ता में क्या आ जाएगा, वार्ता मतलब एक तरह से आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड है, जिसमें आपका कृषि हो जाएगा, पशुपालन, व्यापार, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर ये जो धर्म है ये नैतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था में जो संसार को धारण करता है, यानी संसार में आना, सत्य बोलना, ठीक है, धर्म के मार्ग पे चलना, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्म, उस कर्तव्य को, उस कर्म को करते जाना, ये है, इसको धर्म कह लो या फिर नैतिक व्यवस्था कह लो। फिर तीसरा जो है वो है दंड। दंड मतलब, दंड का मतलब कानून से है, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कानून होना बहुत जरूरी है, कानून नहीं होगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा, कोई भी कुछ भी कर लेगा, ठीक है। तो कानून, तो कानून जो है वो शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो कानून के द्वारा ही उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है, उसको सजा मिलेगी। तो इस तरीके से शासन होता था, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है मनुस्मृति, जो है उसमें क्या बताया गया है। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत यानी 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको आगे हम पढ़ेंगे, पहले मनु के अनुसार देखते हैं राज्य क्या होगा। तो मनु कहते हैं, ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार अगर हम देखें तो मनुस्मृति कहती है कि राज्य जो है एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आदर्श सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करता है। यानी राज्य होगा, अगर सरकार होगी, सत्ता होगी, कोई राजा होगा, तो एक बेहतरीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो पाएगी, ठीक है। ये राज्य के काम बताते हैं कि राज्य के क्या काम होते हैं। तो राज्य का काम होता है कि सभी वर्णों द्वारा सामान्य कानूनों का पालन, यानी सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, उसी का पालन होना चाहिए। ये कहते हैं कि राज्य में शांति बनाए रखना, राज्य यानी राजा का, सरकार का काम है, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे आप किससे मानोगे, सरकार से या सत्ता से या राजा से, ठीक है। तो यानी राजा का काम क्या है, सबके लिए एक जैसे कानून का पालन करना, शांति बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से उसकी सुरक्षा करना, कीमत और आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल में रखना, कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, टैक्स लगाना और अपराध होने पे अपराधी को दंड देना। ये सब किसका काम होते हैं, राज्य का काम होता है। ये कौन बता रहा है, मनुस्मृति बता रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सप्तांग सिद्धांत भी बताए गए। सप्तांग सिद्धांत में 7 महत्वपूर्ण चीजें होती है। सबसे पहले होता है राजा, फिर अमात्य यानी मंत्री, फिर कोष यानी खजाना, जनपद यानी कोई भूमि, ठीक है, मित्र यानी कि जो अपने सहयोगी जो राज्य होते हैं, दुर्ग यानी किला जो रक्षा की व्यवस्था करता है, दंड यानी सजा देना, ठीक है। ये 7 चीजें किसी भी जगह पे शासन करने के लिए बहुत जरूरी होती है, जो प्राचीन आपको जो ग्रंथ है उसमें पता लगता है, ठीक है। राजा का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो, जो शासक हो, जो सही निर्णय लेता हो, जो अपनी प्रजा के लिए अच्छे से काम करे, जो बुद्धि में तेज हो, ठीक है, उसके अंदर ऐसे गुण हो, वो राजा बनेगा और अपनी जनता के लिए काम करेगा। उसके पास अमात्य होने चाहिए, यानी राजा अकेले काम नहीं करेगा, इतना काम होता है राजा के पास नहीं कर पाएगा, तो उसके पास अमात्य यानी प्रशासन के लिए मंत्री होने चाहिए, ठीक है, जो उसका काम आसान करे। फिर उसके पास एक कोष होना चाहिए, यानी कि फंड होना चाहिए, क्योंकि भाई राजा काम करेगा प्रजा के लिए तो उसको पैसा चाहिए होगा, तो पैसा कहाँ, उसके एक पास पूरा एक फंड होना चाहिए, जो कि वो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा, ठीक है, टैक्स लेगा। फिर जनपद यानी भूमि, ठीक है, जो उपजाऊ जमीन हो सकती है, जंगल हो सकता है, या जहाँ पे जानवर वगैरह, संसाधन वगैरह हो, ऐसी जमीन होगी उसके पास। फिर मित्र राज्य का मतलब है जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य होंगे, जो उसके मित्र होंगे, जो सहयोगी होंगे। फिर दुर्ग यानी किला जो रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कौटिल्य का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। इसमें एक मत्स्य न्याय बताया गया है, फिश लॉ कहा जाता है इसको। यानी बिना राज्य के समाज बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी शक्तिशाली कमजोर पर अत्याचार करेगा, ठीक है। कौटिल्य जो है उसका सामाजिक अनुसंधान अनुबंध जो सिद्धांत है, सॉरी, ये बताता है कि अगर सोचो कोई राज्य नहीं है, यानी कोई राजा नहीं है, तो शासन कैसा होगा, बहुत बेकार होगा। जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसा हो जाएगा। यानी जो ताकतवर लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो गरीबों को, कमजोर लोगों को खत्म कर देंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, ये बताया गया है। फिर सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं, कहते हैं जब लोग इस अराजकता से परेशान हो गए तो उन्होंने मनु को अपना राजा बना लिया कि तुम हमारे राजा बन जाओ। लोगों ने कहा कि अपनी हमारे आप हमारी रक्षा करो, बदले में, ठीक है, हमारी रक्षा करो, हमको अधिकार दो, और बदले में हम क्या करेंगे, आपको टैक्स दिया करेंगे, यानी कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरी एक कहानी छोटे से में बता दी है। कहने का मतलब था कि एक समय ऐसा था, समाज में बहुत दंगे चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बड़े लोग, अमीर लोग गरीब लोगों को परेशान कर रहे थे। तो लोग जब परेशान हो गए तो परेशान होकर उन्होंने कहा था कि इस अराजक व्यवस्था से हमको आज़ाद करो। मनु को कहा कि आप हमारे राजा बन जाओ, आप हमारी रक्षा करो,
और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको टैक्स देंगे। तो ये सारी चीजें थी। कर, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कोई भी राजा जो होगा वो शासन चलाएगा तो उसको टैक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो वो कैसे ले सकता है, उस समय में अनाज के रूप में ले लिया जाता था, या मान लो जो उत्पादन होता था तो उत्पादन के रूप में लिया जा सकता था, ठीक है। ये एक तरह से आय होती थी, कमाई होती थी। राजस्व जो एक कमाई होता था जो राजा को मिलता था, और राजा उस कमाई का इस्तेमाल करके अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए काम करेगा, प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है। ये सब होता था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के बारे में क्या बताया गया है। तो कौटिल्य के अनुसार अगर हम राज्य को देखें तो इसमें राज्य में स्वामी, ठीक है, राजा जो होगा वो स्वामी होगा, जो केंद्र में होगा, यानी मुख्य जो होगा वो राजा होगा, वो ही पूरे शासन को चलाएगा। फिर उसकी काम करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक कैबिनेट होगी, यानी एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। फिर उसकी राजधानी होगी जहां से वो काम करेगा, प्रशासन चलाएगा, जो मेन उसका केंद्र होगा। फिर उसके पास एक कोष होगा, यानी फंड होगा, फंड वही कि पैसा होगा तभी तो काम चलेगा। उसके पास एक सेना भी होगी जो उसके जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करने का काम करेगी। उसके कुछ कुछ मित्र राज्य होंगे जो बाहरी सुरक्षा और कूटनीति में उसका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता था। इसको सप्तांग राज्य के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौटिल्य का कल्याणकारी राज्य, यानी वेलफेयर स्टेट। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, राजा से है, ठीक है। राज्य का मतलब राजा, राजा जो होगा वो वेलफेयर में काम करेगा, यानी जनता की भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है, प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा। तो कौटिल्य का राज्य बताता है कि राजतंत्र है पर तानाशाही नहीं है, यानी राजा का शासन तो है लेकिन तानाशाही नहीं होगी, ठीक है। राजा शक्तिशाली होना चाहिए लेकिन, पर राजा शक्तिशाली होगा पर लेकिन धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता की रक्षा करेगा, ठीक है। प्रजा के कल्याण, जनता की भलाई ही उसका मेन उद्देश्य माना जाएगा। कौटिल्य कहते हैं कि शक्ति जरूरी है, कोई भी राजा हो वो ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। असली उद्देश्य जो है वो प्रजा की खुशी है, कि राजा जो है ताकतवर है वो होना भी चाहिए, लेकिन ये मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य है कि वो अपनी प्रजा को खुश रख पा रहा है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई राजा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी प्रजा उससे खुश नहीं है, प्रजा के लिए वो काम नहीं कर रहा। ताकतवर है लेकिन प्रजा के लिए काम नहीं कर रहा, प्रजा उसको गालियां दे रही है, तो क्या वो राजा काम का है? तो नहीं। तो कौटिल्य बताते हैं कि राजा ताकतवर होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजा की के अंदर ये काबिलियत भी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रजा को खुश रख सके, ठीक है, प्रजा के लिए काम करे। तो इसी में बताया जाता है कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। जो प्रजा के लिए लाभकारी है, ठीक है, वही राजा का भी लाभ है, यानी जिसमें प्रजा का फायदा उसमें राजा का फायदा, जिसमें प्रजा खुश उसमें राजा खुश। ऐसा नहीं है कि जिसमें राजा खुश उसमें प्रजा खुश, ऐसे नहीं माना जाता। यानी प्रजा, जनता को मुख्य माना गया है कौटिल्य के द्वारा, ठीक है, उसके अर्थशास्त्र के द्वारा। आगे चलते हैं। कौटिल्य के राज्य के मुख्य कार्य क्या थे? सामाजिक नैतिक कल्याण करना, गरीब लोग, अनाथ लोग, वृद्ध लोग, असहाय लोग जो हैं, ठीक है, गर्भवती महिला जो गए, नवजात बच्चे जो गए, इन सबको सुरक्षा देना, ठीक है, उनकी सहायता करना, धर्म, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना, ये सब आपको कौटिल्य के राज्य के मुख्य कार्य दिखाई देंगे, ठीक है। फिर है स्वच्छता और नगर योजना, यानी गाँव में, नगरों में एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे वहाँ पे साफ सफाई रखी जाए, ठीक है। कूड़ा जो है वो जगह जगह ना फैला हो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। पानी, ठीक है, पानी जो नाली का निकास वगैरह है, आउटलेट है, वो सब सही होना चाहिए, ठीक है। सीवेज अच्छा होना चाहिए। सड़क पे कूड़ा फेंकना अपराध होना चाहिए। सड़क पे अगर कोई शव फेंके तो वो गंभीर अपराध होना चाहिए। अनाज, तेल, नमक, दवा, ये इसमें किसी भी चीज में अगर कोई मिलावट करता है तो वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। ये पूरा व्यवस्था जो है आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र वगैरह में दिखेगी। तो आप सोचो, अंग्रेज जो कह रहे थे कि भारत में कोई कानून नहीं था, भारत में कोई व्यवस्था नहीं थी, भारत में तानाशाही थी, तो इतनी बेहतरीन व्यवस्था मानी जाती थी कि ऐसा होना चाहिए, राज्य ऐसा बताता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्थिक नियंत्रण और उद्योग, यानी कुछ महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो राज्य के कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। और पूरा सिस्टम जो है वो समाजवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा, ठीक है, निजी व्यापार भी चलता है, यानी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे आपको एक तरह से पूंजीवाद का जो निजीपन है वो भी दिखेगा, समाजवाद की चीजें भी दिखेगी, ना तो पूरी तरीके से समाजवाद होना चाहिए, ये कह रहे हैं। फिर राज्य को बताते हैं कि व्यापार और वाणिज्य इसको ठीक है, राज्य जो है वो क्या करेगा, व्यापार और वाणिज्य को कंट्रोल करेगा, ठीक है। बाजार नगर बनवाएगा, बाजार का समय और नियम तय करेगा कि किस समय बाजार लगेगा, ठीक है, बाजार के क्या नियम होंगे, क्या टाइम होगा, वो सारी
चीजें कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा, यानी राजा या सरकार तय करेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो कौटिल्य के हिसाब से भी हमने समझ लिया। अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक जो था एक राजा था, ठीक है। अशोक ने क्या करा? धम्म की स्थापना करी। अब ये धम्म क्या है? तो कई बच्चे हो सकता है जिन्होंने धम्म पढ़ा होगा, उन्हें जिन्होंने 12th में पढ़ा है धम्म, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने पहली बार ये शब्द सुना है तो वो सोचेगा कहीं यार गलत तो नहीं लिख दिया, ये तो धर्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं धर्म से मिलता हुआ आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये धर्म नहीं है, धम्म अलग चीज है, ठीक है। क्या है धम्म, उसको समझते हैं। तो देखिए, अशोक के राज्य और शासन कला का मुख्य स्रोत जो था, ठीक है, यानी अशोक के बारे में हमको जो जानकारी मिली है उसका मुख्य स्रोत है शिलालेख। अशोक के शासनकाल में सबसे जो विश्वसनीय जानकारी है वो हमको कहाँ से मिलती है? उसके शिलालेख से मिलती है, ठीक है। अशोक के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है उसके शिलालेखों से मिलती है। अब शिलालेख जो है वो पत्थरों पे, स्तंभों पर, गुफाओं पर खुदे हुए थे। अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं थी लिपियों में लिखे हुए मिले हैं, लोगों तक सीधे पहुंचने का माध्यम थे। तो अशोक के बारे में, उसके शासन के बारे में जानकारी जो मिलती है हमको शिलालेखों से मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक का धम्म क्या था? अब बात करते हैं धम्म क्या था। तो धम्म जो है धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि सामाजिक नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है। यानी धम्म जो है वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझाता था, ठीक है, कि धम्म में अच्छी अच्छी बातें थी, नैतिक बातें। आपको स्कूल में नैतिक शिक्षा देते होंगे ना, तो इसी तरीके से जैसे धम्म कहता है कि हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये है। हमें टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें सहिष्णु होना चाहिए, ये नहीं कि जरा जरा सी बात पे हम लड़ने मरने काटने को तैयार हो जाए। सामाजिक जिम्मेदारी, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो श्रमण हैं, हम उनको उनका सम्मान करना चाहिए, हमको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग धर्मों के प्रति हमको सम्मान रखना चाहिए। कोई किसी भी धर्म का है, कोई भी चीज मानता है तो हमें उसके धर्म का सम्मान करना चाहिए। फिर नैतिक जीवन, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में दयावान रहना चाहिए, हमें सबके साथ शालीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये बातें हैं धम्म के अंदर। तो धम्म क्या है? एक तरह से नैतिक कर्तव्यों की बात करता है कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक की धम्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या धम्म की उत्पत्ति के कारण बताओ। कारण से ज्यादा अच्छा है अशोक को ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी, लोगों को क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई बड़ों के साथ सम्मान करो, ठीक है, किसी के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, अहिंसा का पालन करो। ये सब बताने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो सबको पता होती है, लेकिन इसलिए पड़ रही थी क्योंकि समाज जो होता है, समाज में असामाजिक तत्व जो होते हैं वो आज भी है और वो पहले भी थे। तो सबको अगर कंट्रोल में रखना है तो सबको बता देना है भाई ये करना चाहिए, और नहीं करोगे तो फिर दूसरा वाला इलाज जो है वो हम करेंगे, यानी राजा करेगा। तो इसलिए राजा ने ये चीजें, उसको जरूरत पड़ी। तो देखिए, अशोक का जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य जो था वो बहुत विविधता थी। देखिए, मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा विविध था, वहां पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनका सामाजिक सांस्कृतिक विविधता उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते थे, ब्राह्मणवाद था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, आजीविक संप्रदाय के लोग रहते थे। इनके रीति रिवाज अलग थे, जातियां अलग थी, जनजातियां अलग थी। इसमें आदिवासी लोग भी होते थे जो इनसे बिल्कुल अलग होते थे, जो धर्म वगैरह को भी नहीं मानते थे। तो इतनी ज्यादा वैरायटी, विविधता थी। तो इस साम्राज्य में, उसको साम्राज्य को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए, आपस में लड़ ना जाए, आपस में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए कुछ कॉमन नियम बना दिए गए थे जिसको हम धम्म कहते हैं, ठीक है, जिसका पालन सबको करना होता था, चाहे जो कोई भी विचारधारा का हो। ये कहते हैं केवल बल, यानी केवल सैनिक शक्ति से व्यवस्था बनाए रखना महंगा और अस्थायी था। अगर मान लो किसी को दबा के रखोगे, सेना के दम पे किसी को कंट्रोल में रखोगे तो वो लंबे समय तक नहीं रह सकता है। तो इसलिए अशोक ने चाहा कि बल का प्रयोग, ठीक है, अशोक चाहे तो बल का प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने कुछ नियम बना दिए और बोला भाई सब इसका पालन करो तो सही रहेगा सबके लिए, हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो इसमें कहा गया इससे लोगों में भय और विद्रोह पैदा हो जाएगा। मान लो अगर अशोक ताकत का इस्तेमाल करेगा तो लोग डरेंगे, उनमें विद्रोह की भावना होगी। साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक धन भी लगेगा, बहुत ज्यादा सेना चाहिए होगी अगर अशोक दूसरे तरीके से करेगा। इसलिए उसने क्या करा, उसने बल की जगह पे ये जो नैतिक एकता पे आधारित जो धम्म था उसको चुना। उसने सोचा कि सेना का इस्तेमाल करने से अच्छा है धम्म के कुछ नियम बनाओ तो लोगों को बोलो इसको पालन करो। तो ब्राह्मणवाद का विरोध और नए संप्रदायों का उदय। उस समय क्या हो रहा था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो था और आजीविक संप्रदाय जो था,
ये ब्राह्मणवादी ढांचे की आलोचना करते थे, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण समाज पर अभी भी हावी थे, ब्राह्मणों पे फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ भी। तो अशोक ने संदेश दिया कि किसी के, हमारा जो धर्म है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सबके बीच में सद्भाव रखेगा, समन्वय रखेगा, सबका सम्मान करेगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने धम्म लेकर आए थे, ये किसी के खिलाफ नहीं था। फिर आदिवासी और जो अन्य जो क्षेत्र थे वहां पे भी समन्वय होगा, ठीक है। साम्राज्य के कई ऐसे भी क्षेत्र थे जहां लोग वैदिक धर्म को भी नहीं मानते थे, जहां पे हिंदू और बौद्ध सिद्धांतों को भी नहीं जानते, तो उनको पता ही नहीं था। तो अशोक का उद्देश्य था कि सब जगह जो लोग हैं वो इन चीजों को माने, ठीक है, यानी सभी लोग एक सामान्य नैतिक आचार संहिता जो है इसका पालन करें। चाहे कोई बौद्ध धर्म को मानता हो, कोई जैन धर्म को मानता हो, कोई हिंदू धर्म को मानता हो, कोई आजीविक संप्रदाय को मानता हो, या कोई धर्म को मानता ही ना हो, उससे अशोक को फर्क नहीं पड़ता था। अशोक का कहना था कि मैं कुछ नियम बना रहा हूँ, उसको सब माने, सब मानेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अहिंसा नहीं मतलब हिंसा नहीं करेंगे, सॉरी अहिंसा बोल रहा हूँ, हिंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही मतलब समाज में एक एकता बनी रहेगी। तो इसलिए अशोक जो था वो धम्म के सिद्धांत को लेके आया था, ठीक है। फिर नैतिक और सामाजिक बुराइयों को रोकने की आवश्यकता थी। अब शिलालेखों में मिलता है कि शिलालेखों से हमको जानकारी मिली है, उसमें लिखा हुआ है कि अनैतिकता, घृणा और ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति तिरस्कार और परिवार और समाज में गलत व्यवहार और कठोरता, क्रूरता, ये जो समस्याएं थी ना, ये बढ़ रही थी समाज में। तो ये समस्या जब बढ़ रही थी तब अशोक ने सोचा कि मुझे इन समस्याओं को खत्म करना है, तो मुझे कुछ नियम लाने पड़ेंगे। वो नियम जो थे वो धम्म में थे, यानी इसीलिए धम्म लाना पड़ा। धम्म का उद्देश्य जो था वो केवल नैतिक नहीं था। देखो, धम्म जो था सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक उद्देश्य भी था इसका। इसका उद्देश्य क्या था कि अशोक इसको लागू कर देगा तो उसके साम्राज्य में एकता बनी रहेगी, जो सभी समुदाय थे वो एक नैतिक ढांचे से जुड़े रहेंगे, सामाजिक संघर्ष कम हो जाएगा, ठीक है। प्रशासन पे बोझ भी नहीं पड़ेगा ज्यादा, उसको बार बार सेना का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अशोक और प्रजा के बीच में एक मतलब सीधा संवाद रह पाएगा। तो ये भी इसका उद्देश्य था। फिर प्रमुख शिलालेख जो है 4, इसमें धम्म के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अशोक क्या लिखता है समझिए। अशोक लिखता है कि इसकी वजह से अधर्म रुका, यानी अनैतिकता रुक गई। ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति, यानी जब अशोक ने धम्म लागू कर दिया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने अनैतिकता कम करनी शुरू कर दी, ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे, आक्रामकता और हिंसा कम होने लगी, परिवार, मित्र और समाज के प्रति लोगों ने गलत व्यवहार करना कम कर दिया, ठीक है। लोगों में नैतिकता का भाव बढ़ा, अनुशासन बढ़ा, लोगों में करुणा और दया का भाव बढ़ा। ये सब फायदा हुआ धम्म को लाने से। ये अशोक ने लिखा है एक शिलालेख में, लिखवाया है, मतलब लिखा क्या है। अशोक के धम्म की विशेषता देखें तो इसमें सहिष्णुता की बात है, यानी कि धम्म का पहला उद्देश्य जो था, आधार जो था, वो सहिष्णु और सहनशील बनाना था, ताकि लोग एक दूसरे से लड़ ना जाएं, ठीक है। सभी संप्रदायों का प्रति अपना सम्मान रखें, कोई किसी भी धर्म को मानता हो लेकिन दूसरे धर्म का तिरस्कार ना करे, किसी के प्रति नफरत ना रखे, ये था। फिर इसमें सबके सम्मान की बात थी कि सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई श्रमण हो, कोई किसान हो, कोई व्यापारी हो, कोई स्त्री हो, कोई दास हो, कोई दासी हो, कोई वृद्ध हो, कोई बच्चा हो, सबके प्रति सम्मान होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। फिर अहिंसा, क्योंकि अगर हिंसा होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा होगा, तो कहीं ना कहीं समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये, ठीक है, ये सिद्धांत जो है ये अहिंसा को बढ़ावा देता है। फिर कल्याणकारी राज्य, यानी धम्म जो है वो केवल विचार नहीं है, ये सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम था। इसके तहत इन्होंने क्या करा, खूब सारे पेड़ लगवा दिए, कुएं बनवा दिए, खुदवा दिए, तालाब बनवा दिए, मनुष्य और पशुओं के लिए विश्राम गृह बनवा दिए, औषधालय जहाँ पे दवाई मिल सके, ठीक है, चिकित्सा की सुविधाएं करवा दी, रास्तों के किनारे में पेड़ लगवा दिए ताकि लोगों को छाया मिल सके, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवा दी। तो ये भी हुआ धम्म के अंतर्गत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ये नहीं है, ये चीजें आप नहीं पढ़ते हो, ये भी आपको पढ़ना है कि ये भी काम किए गए थे धम्म के अंतर्गत। शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, ठीक है। अशोक ने क्या करा, सभी लोगों को शिक्षा मिल सके, उनको हेल्थ सर्विसेज मिल सके, उनकी दवाइयाँ हो सके, इसके लिए भी उन्होंने काम करा। और धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति करी। ये महामात क्या करते थे, गली गली जाते थे, हर जगह जाते थे, धम्म का प्रचार करते थे। अशोक ने धम्म के माध्यम से पशु बलि, अनुचित धार्मिक अनुष्ठान, क्रूर जो प्रथाएं थी, अंधविश्वास जो था, इस पे बैन लगाने का प्रयास किया, ठीक है, इसको बैन करने का प्रयास किया। सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन, यानी धम्म का लक्ष्य था कि लोग अपने आपसी प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रति दया रखें, नम्रता रखें, ठीक है, सत्य निष्ठा के साथ एक साथ रहें और जीवन जिए।
फिर राजा और जनता के बीच में एक डायरेक्ट संबंध हो, यानी शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने सीधा जनता से संवाद करा। ठीक है, जो भी बातें शिलालेखों में लिखवाता था जनता उसको सीधा पढ़ती थी, एक संवाद होता था दोनों के बीच में, वो उसके भावनाओं को समझते थे। धम्म के लिए इन्होंने महामातों की नियुक्ति करी, यानी महामात जो लोग थे इनकी प्रॉपर मतलब इनकी नौकरी थी कि घर घर जाके गली गली जाके धम्म का प्रचार करना है, लोगों को धम्म को समझाना है, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना है, बुजुर्ग महिला गरीबों को की सहायता करना है, ये सारी चीजें गली गली जाके समझाते थे, एक एक जगह जाके समझाते थे। ठीक है, फिर अशोक के धम्म का प्रसार कैसे हुआ? अशोक जो था उसने ये जो धम्म बनाया था ये एक आदर्श शासक के रूप में, मतलब अशोक चाहता था कि उसको आदर्श शासक के रूप में लोग जाने, उसके धम्म को पहचाने और उन चीजों को अपनाएं, ठीक है, अपने जीवन में अपनाएं, ये अशोक चाहता था। और इस चीज को ये केवल भारत तक नहीं रहा, ये भारत के बाहर भी गया, यानी भारत देश के बाहर भी गया। लोगों ने धम्म के बारे में जब समझा, चाहे मिस्र के लोग, ग्रीस के लोग, श्रीलंका के लोगों, उन्होंने समझा तो उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी कुछ हद तक इसको अपनाया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रचार हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में जरूर बताएं कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया, जरा भी डाउट है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बाकी ईजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।